और खबर यह कि ईरान ने 45 टैंकर्स को कार्रवाई की अब चेतावनी दी है। ईरान ने 45 तेल टैंकर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। जहाजों ने हॉर्मुज से गुजरने के ईरानी नियमों का उल्लंघन किया। जहाजों को जुर्माना, कार्गो की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी शिकंजा कसा हुआ है, जहां आज खबर यह है कि ईरान ने 45 ऑयल टैंकर्स ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नियम को तोड़ा गया है और फिर नियम तोड़े तो एक्शन तय। ज्यादातर टैंकर्स पश्चिम देश के ही हैं। हालांकि ईरान की इसके जरिए रणनीति भी साफ है कि अमेरिका पर आर्थिक युद्ध का वो जवाब दे रहा है और हॉर्मुज पर कोई रियायत नहीं दे रहा। हॉर्मुज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण, जबकि यूएस को हॉर्मुज में कीमत अब चुकानी ही होगी। अब IRGC की अमेरिका को सीधी चेतावनी भी, ईरान पर हमला हुआ तो भारी जवाब देंगे, बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो अटैक करेंगे। अमेरिकी ऊर्जा ठिकाने भी निशाने पर होंगे। और अमेरिकी दबाव के बीच IRGC दावा कर रही है कि ईरान का मिसाइल उत्पादन भी लगातार जारी है, जहां IRGC ने कहा है कि ईरान की मिसाइल क्षमता बरकरार है। तो IRGC दावा यह कर रहा है कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है। जहां ईरान पर हमला तो जवाब भारी होगा और अमेरिकी ऊर्जा ठिकाने निशाने पर होंगे। मिसाइल उत्पादन जारी है, अभी रुका नहीं है। स्मार्ट गाइडेड मिसाइल लगातार बन रही हैं। अब अमेरिका का आर्थिक युद्ध पर जोर है और संदेश यह है, ईरानी सैन्य क्षमता अभी खत्म नहीं हुई है। मिसाइल उत्पादन से जवाब बरकरार है और हमला हुआ तो जवाब क्षेत्र से बाहर भी। अब मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आपके आने से पहले हमने आज की वो तमाम बड़ी खबरें बताई जहां इकोनॉमिक स्ट्राइक को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और इस आर्थिक स्ट्राइक के बीच ईरान की तैयारी और उसका जवाब। सवाल अब मेरा आपसे यह है, जिस लेवल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल का ईरान दावा कर रहा है, यहां तक कि 45 शिप्स को भी ब्लैकलिस्ट करने की बात आ चुकी है, वहीं हुती को एग्रीवेट करते हुए बाबल मंदेब, रेड सी के रूट को जिस तरीके से वो प्रभावित कर रहा है, क्या इकोनॉमिक स्ट्राइक ईरान ने पहले से नहीं कर रखी? बिल्कुल सही कहा आपने। और आप यूं ही देखिए कि कल पूरे हॉर्मुज स्ट्रीट से केवल एक शिप बाहर जा सकी और ऐसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट की क्या हालत है और किस तरह से ईरान की वजह से वहाँ पर तेल के कोई भी टैंकर पास नहीं कर पा रहे हैं। और ठीक वही हाल अब बाबल मंदेब का भी होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर ईरान के इशारे पर हुती विद्रोही वही काम करेंगे जो हॉर्मुज स्ट्रेट में इस वक्त IRGC के छोटे छोटे बोट पर बैठे उनके लड़ाके कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो ये बात सही है कि ईरान की तरफ से ऑलरेडी इकोनॉमिक स्ट्राइक हो रही है। रही बात जहाँ तक अमेरिका के इकोनॉमिक वॉर का, तो बात यह है कि उनके इकोनॉमिक वॉर का जो पूरा दारोमदार है वो उन देशों के ऊपर में है जो ईरान के साथ इस वक्त व्यापार करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बगैर डॉलर के, बगैर बैंकिंग व्यवस्था में स्विफ्ट सिस्टम के ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है जिसका असर बहुत बाद में दिखाई देगा। सवाल यह है कि क्या उतने दिन तक अमेरिका नाकेबंदी के लिए तैयार है ईरान के खिलाफ, और अगर आंसर नहीं है तो फिर इकोनॉमिक वॉर में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन करंट सिनेरियो में क्या वाकई शैडो फ्लीट और फ्रेट कंपनीज के जरिए तेहरान इससे बचने के रास्ते ढूंढ चुका है? सवाल इसको लेकर भी आगे करूं, उससे पहले इजरायल और ईरान तनाव के बीच नेतन्याहू का सनसनीखेज दावा, जहां नेतन्याहू ने कह दिया कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या की साजिश रची है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान ने बेटे को मारने की कोशिश की है। अब नेतन्याहू का यह दावा क्या है? क्योंकि नेतन्याहू के बेटे की हत्या की साजिश नाकाम, अब ईरान ने एक बेटे को निशाना बनाया, यह दावा किया जा रहा है। बेटे की हत्या की साजिश रची गई। बेटे की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। सभी PM उम्मीदवारों की सुरक्षा बढ़ चुकी है और नेतन्याहू ने संयम बरतने की अपील भी की है। मनीष, अब मुझे पता है आप ये जरूर कहेंगे कि इस बयान की टाइमिंग समझिए, क्योंकि आने वाले वक्त में होने वाले चुनाव इसके तहत बहुत मायने रखते हैं। ये बात तो है ही, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने बहुत ही लोगों के, बहुत सारे परिवारों के, हजारों लाखों परिवारों के बेटे को मारा है। तो वैसी स्थिति में उन्हें इस बात को हमेशा रखना होगा ध्यान में कि कभी नंबर उनके बच्चों का भी हो सकता है, क्योंकि जैसे उनके लिए उनके बच्चे प्रिय हैं, वैसे ही वो बच्चे भी प्रिय थे जो गजा में मारे गए, लेबनान में मारे गए, ईरान में मारे गए।
मान लीजिए आपको ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना था, ठीक है, लेकिन मुस्तफा की छोटी बच्ची का क्या कसूर था? उसको भी तो आपने मारा। तो या फिर मिनाब स्कूल में जो करीब 200 बच्चे मारे गए, उनकी मौत का गुनहगार कौन है? तो इसलिए ऐसे बहुत सारे हिसाब हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। और जाहिर है कि वो कभी भी, आज वो प्रधानमंत्री पद पर हैं, कल नहीं भी रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये खतरा उन पर हमेशा बना रहेगा, उन पर, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर, या फिर कहें तो कमोबेश इजराइल पर ये खतरा बना रहेगा। तो बगैर इसके राजनीतिक समाधान के लिए इस मामले को ठंडा होना मुश्किल है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस वक्त जो ये टाइमिंग है वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्टूबर में चुनाव होने हैं और चुनाव जीतने के लिए आपको सिंपैथी चाहिए, और सहानुभूति के वोट के बगैर इजराइल में नेतन्याहू की सरकार दोबारा आए, ये मुश्किल है।